ई चालान्स की जो रिकवरी है वो अभी सिर्फ 30% पे बताई जा रही है. दैट इज व्हाट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर सेइंग. क्या रिकवरी फेल हो रही है किसी तरह से, और हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले बात तो आपकी बात सही है, पर अभी हमने एक नया नियम बनाया. क्या? जो इसलिए बनाया कि टोल पर कोई आदमी टोल लेते हुए भाग जाएगा और पैसे नहीं भरेगा तो क्या करना. तो हमारा वाहन पोर्टल है, वो गाड़ी बेचेगा. जैसे मैंने मजाक में बताया अधिकारियों को, मैं महाराष्ट्र में एमएलए था, मंत्री था, तो कोई भी बोलता था एमएलए हॉस्टल रूम चाहिए, मैं चिट्ठी देता था. महाराष्ट्र से उतरना चिट्ठी देता था. और जब मैं फॉर्म भरने के लिए गया एमपी का, तो मुझे बोलो एनओसी लाओ. एनओसी लाया तो 7.5 लाख रुपए मेरे ऊपर लायबिलिटी निकली. तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया. बोली ये चिट्ठियां दी तुमने, इसका किराया. तो अभी हमने सिस्टम ये की कि वाहन में तभी रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ी तभी बेच पाओगे जब पुराने सब ड्यूज क्लियर करेंगे. तो उसको आप कानून में ला रहे हैं. तो आपकी गाड़ी बेचने के पहले आपको जितना कुछ आपकी लायबिलिटी है वो भरनी पड़ेगी, तब वो आप ये कर पाएंगे. सर, आपने एक बात बोली, एंड समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द फ्यूल पॉलिसी. आई वांट टू टॉक अबाउट द E20 फ्यूल पॉलिसी. आर ओनर्स ऑफ ओल्डर व्हीकल्स पेइंग द प्राइस, यू थिंक? ये गलत बात है. ऐसी पूरे देश में एक ही तकरार गुजरात से आई थी. और ये जब इथेनॉल जो है ये 49 से ब्राजील में चल रहा है, अभी 27% है, तब उसमें इतना ही आया था कि ये जो मेटल पार्ट्स है ये बदलने चाहिए, और इसमें कोई मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके बाद ARI ने टेस्टिंग किया. टेस्टिंग करने के बाद 2 साल के बाद सर्विसिंग होती है. वो वॉशर्स वगैरह होते हैं उतने बदलने पड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो वैसे भी होते हैं. और इसलिए ये झूठ बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं. ये पेड कैंपेन था, और नहीं मुझे भी मालूम है. और वो कैंपेन में ऐसा था कि देखो 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जा रहे हैं. ये प्रदूषण दिल्ली में फॉसिल फ्यूल का 40% उसके कारण है. और ये हमारे देश में केवल हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए उनके जेब में गए. जो मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, जो मार्केट प्राइस, और MSP 1800 रुपए क्विंटल थी, वो किसानों को 2600 से 2800 रुपए क्विंटल मिले. तो क्या इस देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? और इस देश के इंपोर्ट को कम करके रूरल एग्रीकल्चर हमारे किसानों को अगर वो अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है. अब इलेक्ट्रिक, इसी होटल, ये होटल बहुत बातों का साक्षीदार है. हर आंसर में ये क्योंकि यही मुझे पूछा गया था, और वो नाम नहीं लेता मैं. उनने पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? जब मैंने इलेक्ट्रिक लॉन्च की थी तो कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी. 30% ग्रोथ है. और जो लिथियम आयन बैटरी $150 पर kWh थी, वो आज $55 to $60 पर kWh आई. और मुझे खुशी हुई कि हमारे एक IIT के दिल्ली के लड़के ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को 5 साल एक्सपेरिमेंट किया. अब पेट्रोल डीजल के बजाय एल्यूमिनियम प्लेट फ्यूल बनेगी, और वो भी सक्सेसफुल हुआ. उसको फोर्ड कंपनी ने उसको एक अवार्ड भी दिया है पोल्यूशन के लिए. तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है, और उसके साथ एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, और ये जितना 22 लाख करोड़ आज है ये रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल गरीबों के घर जाएंगे और गांव स्मार्ट विलेज बनेंगे. और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मैं जब मंत्री बना तब पेट्रोल इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था और हमारा नंबर 7वां था. आज हमारा नंबर 3रा है, और तीसरा नंबर नहीं है. हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर गए, और साइज ऑफ इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ हुआ. अब अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका 79 लाख करोड़. चाइना दूसरे नंबर पर है, 49 लाख करोड़. और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़. अब ये इंडस्ट्री है कि जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है. ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है. ये इंडस्ट्री है कि जो GST के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है. और मेरा ये मिशन है, उद्दिष्ट है कि आने वाले 8-10 साल में हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे वर्ल्ड में. और अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, सब गाड़ियां. अभी मर्सिडीज के चेयरमैन मुझे मिले थे, वो हम इंडिया से बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे. हुंडई यहां से भेज रहे, मारुति सुजुकी यहां से भेज रहे,
टोयोटो यहां से भेज रहे हैं। तो आने वाले समय में हम वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, एलएनजी, सीएनजी और ये अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की हमारी स्कूटर, अभी आपको पता है होगा शायद कि हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, सब 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन इज एक्सपोर्ट। और जब इलेक्ट्रिक पर आएगा तो ये श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा इतना एक्सपोर्ट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर का होगा, तो इलेक्ट्रिक के कारण बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी ग्रोथ बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, जीडीपी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जॉब्स। और इसलिए मैं अक्सर एक मानता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बेरोजगारी को दूर करना होगा, तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर में काफी रिफॉर्म करके बदलना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, तभी रोजगार निर्माण होंगे, और रोजगार निर्माण होंगे तब गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ये जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा। But sir, for companies like a Tesla or a BYD coming to India, is the ultimate goal eventually that they make in India also? Purely because आपने domestic companies की बात करी जो export करें। चिंता ही मत करो, हम क्वालिटी में इतने बेस्ट हैं और प्राइस में इतने सस्ते हैं कि किसी की इच्छा रहे या न रहे उसको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर से लाएगा। देखो हमारे इंजीनियर्स डूइंग एक्सेलेंट जॉब्स, हमारी क्वालिटी में कोई क्या मॉडल्स आए, मैं कभी कभी नाराज होता था, गोयनका जी बैठे हैं, इतने सुंदर मॉडल्स आए टाटा के, महिंद्रा के, लोग पसंद करने लगे। अब कंपटीशन है, रोज नए डिजाइन आ रहे हैं, रोज नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, और इसके कारण मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। हम लोग बिल्कुल आगे जाएंगे। रोड हम अच्छे बना रहे हैं, परचेसिंग पावर बढ़ रही, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब प्रॉब्लम में पुरानी गाड़ियां रखना का। अभी मैं स्पेन में गया था, तो स्पेन में मैंने सब शहरों में देखा कि ये हाईवे के नीचे में 10-10, 12-12 हजार गाड़ियों की पार्किंग है। तो मैंने वहां से डेलीगेशन बुलाया था, और अभी वो स्पेन के इन्वेस्टर भी आए थे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में ये रोड के नीचे कोई पार्किंग हो सकते क्या, ऐसे इस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। आई विश मुंबई रोड्स पे इतनी जगह होती। But so coming back to my question, it's not a compulsion for new auto companies to come into India or global companies to come into India that they have to make in India also. Would that ever be the case? कंपल्शन तो नहीं कर सकते, पर लोग आ ही रहे ना, सबको आना ही पड़ेगा। वो तो आ ही रहे हैं। मुझे बताओ, इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट कहां मिलेगा? और हिंदुस्तान में उनको आना ही है, और हम उनको वेलकम करेंगे। पर ये बात नहीं चलेगी कि चाइना में माल बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे। आप यहां हो, यहां तुम इन्वेस्टमेंट करो, हमारे लोगों को रोजगार दो, और यहां डेवलप करो, यहां से एक्सपोर्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबको सहयोग करेंगे। सर, एक बात एथेनॉल पे, क्रिटिक्स से एथेनॉल स्ट्रेन्स वाटर एंड फूड सप्लाई, हाउ वुड यू काउंटर दैट? देखिए, पहली बात तो आपको शायद याद होगा कि नहीं, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। मैं आ रही हूं उन क्वेश्चंस और दूसरी बात, मैं आऊंगी। मुझे 14 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट मिली है, उसमें से 7 डॉक्टरेट मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, और मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं। मैं एक्चुअली रोड में काम ही नहीं करता, मैं मेजोरिटी एग्रीकल्चर में काम करता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैंने 47 प्रोजेक्ट्स तैयार करके रखे हैं, जो टेकिंग वाटर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और आपको एक सिंपल उदाहरण, मैंने उस समय ये आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके डैम को मंजूरी दी 60,000 करोड़ का। अब पोलावरम डैम का क्या है कि वहां का पानी डायरेक्ट निकलकर समुद्र में जा रहा है, 1300 टीएमसी, और हम पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और वो पानी की हमने 2 योजना बनाई थी कि ये गोदावरी का जो एक्सेस वाटर है जो समुद्र में जा रहा है, ये एक्सेट गोदावरी का पेनार में, पेनार का कृष्णा में, और कृष्णा का कावेरी में, टेल एंड टू तमिलनाडु, 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। मैं आपको बताता हूं, तमिलनाडु और कर्नाटक को झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं।
अभी हमारे आज मंत्री है केंद्र में, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनको और तमिलनाडु के दोनों को मैंने बिठाया, दोनों को मैंने समझाया कि तुमको जितना पानी चाहिए उतना अवेलेबल है, तुम झगड़ा क्यों करते हो? ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली झगड़ा कर रहे पानी के लिए। जब हमें स्वाधीनता मिली तो 6 नदियां जो थी भारत की, 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। वो 3 नदियों का पानी हमारे अधिकार का है और वो पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो मैंने निर्णय किया वो पानी खत्म बंद करो, हम लेंगे। केवल एक इंदिरा जो कैनाल है उसको हमने कंक्रीटिंग किया। ये बादल साहब का गांव है, उधर पूरा पानी बांध जो तक फूट गए थे सब। केवल वो कंक्रीट का बनाने से 60 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। अब बिहार में कितना बाढ़ आ रहा है, कितना ब्रह्मपुत्रा में कितना, हर साल बाढ़ के कारण हमारा कितना नुकसान होता है। मेरे अंदाज से 3.5 लाख करोड़ का हो रहा है। और अभी तो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आया है और अभी तो एआई लगा है हमारे यहाँ। अमेरिकन सैटेलाइट फोटो निकालता है मेरे खेती पे, माइक्रोसॉफ्ट गूगल मदद करती है, वो देखते हैं तो 50% पानी कम हो गया। अब आने वाले समय में उत्पादन 50% बढ़ा और खर्चा इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी खर्चा कम हुआ और पानी में तो अब इतने बड़े प्रमाण पर पानी अवेलेबल है, हम ड्रिप में जा रहे हैं। तो ये जो देखो, मैं आपको आप नाराज मत हुई है, ये जो दिल्ली में बैठे हुए जो अर्बन सेंट्रिक लोग हैं, ये ऐसी बातें छोड़ देते हैं और ये गांव गरीब मजदूर किसान बेचारा, उसका आवाज कहाँ आता है? हमारा लोग कोई तो आ नहीं पाता आपके यहाँ, और ये बोलते हैं पानी। अरे ये पहले मुझे बताओ कि बाढ़ के कारण पूरा बिहार, उड़ीसा, बंगाल पानी में डूब जाता है, उसको आप बाढ़ कम करने के लिए वो पानी को डाइवर्ट किया तो बिगड़ा क्या? वो पानी है। और दूसरी बात सिंपल, जिसके लिए मुझे 7 डिलीट मिली, इसलिए विश्वास रखो, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने 1000 तालाब बनाए हमारे पंजाब और महाराष्ट्र में बनाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 37 तालाब बनाए। 300 एकड़ इरिगेशन था, अब 3500 एकड़ हुआ। कितने अजिंठा टू बुल्डाना पूरे नदी नालों का खोलीकरण किया, नए नए फुकट में तालाब बना दिए। खुद एनएचए के तरफ से हम इतने राज्यों में फुकट में बना रहे हैं, क्योंकि रोड बनाने के लिए एग्रीगेट लगता है। तो मैं कहता हूं तुम किसान हो, परमिशन दो, मैं तुम्हारी मिट्टी खोदता हूं, रोड में डालता हूं और तुमको तालाब बना देता हूं फुकट में। ऐसे हजारों तालाब बनाए और ये पानी का कंजर्वेशन होगा, पानी का स्टोरेज होगा। जैसे आप कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति ने हर महीने पैसे डिपॉजिट करता है बैंक में और रिटायर होने का उसको अमाउंट मिलती है, तो हमने पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। अगर यही हमने किया तो मुझे लगता है कि पानी की कोई कमी नहीं है और बिल्कुल इस बात में कोई तथ्य नहीं है। और मैं ऐसे आपको पानी के ऊपर 2 घंटे बताऊंगा कि कितना एक्सेस वाटर। मैं पूछ रही हूँ आपसे पानी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा एक बात, वाटरवेज। हाँ सॉरी, एक छोटी बात। हाँ, मैंने अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचा 9 साल से। कैन यू बिलीव? 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को बेचा और वो रिसाइकलिंग करके पावर प्रोजेक्ट को दिया। अभी मैंने मथुरा में 80 MLD स्लज गंदा पानी हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट तैयार किया। 100 रुपए का प्रोजेक्ट 40 रुपए केवल मैंने दिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसने लिया और वो जो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यूज करती थी, 25 करोड़ साल की इरिगेशन डिपार्टमेंट, मैंने कहा ठीक है, वैद्य साहब थे चंद को बोला आप 5 करोड़ बचा देता हूं, आप 20 करोड़ लो। और वो गंदा पानी शुद्ध करके उनको रिफाइनरी को मिल रहा है। अब देश में कितना पानी अवेलेबल है जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। पानी से वाटरवेज प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन दैट? आपका प्रश्न सही है पर मैं मंत्री नहीं हूं उसका। आपको लॉन्च हुआ था आपको जानकारी करके, अभी सोनवाल जी मंत्री है। देखिए, रोड पर जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए खर्चा। अगर आप रोड से जाओगे तो, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपए खर्चा है और पानी से जाओगे तो 1 रुपया खर्चा है। मैंने एक प्रयोग किया था कि कुछ गाड़ियां ऑटोमोबाइल की कंपनियां चेन्नई में है और कुछ दिल्ली में है, तो मारुति की गाड़ियां यहां से रेलवे से कांडला पोर्ट पे ले जाना और वहां से एक स्पेशल शिप लाया था, उधर से वहां की गाड़ी ट्रैक्टर इधर उतरेंगे और गाड़ियां जाएंगी और वो चेन्नई जाएगी। मुझे लगता बहुत कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वाटरवेज को डेवलप करना है। जब मैं मंत्री था तो 120 नदियों को
हमने वाटरवेज में कन्वर्ट किया है। अब उसको जलमार्ग बनाने के लिए ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ेगा। वाराणसी टू हल्दिया करीब 1385 किलोमीटर हमने वाटरवेज बनाया। फिर हल्दिया के बाद हम बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट ब्रह्मपुत्रा जाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा से जब उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, तो सुषमा जी ने मुझे उनके पास भेजा था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये पूरा गंगा का ये जो वाटरवेज बना रहे ब्रह्मपुत्रा का, तो आप मुंगली करके पोर्ट है जो हमारे बॉर्डर से 250 किलोमीटर बांग्लादेश में, तो ये भी काम तुम हमें करके दो, हमारी फ्रेंडली रिलेशन है। तो मैंने कहा सुषमा जी को बताइए। तो सुषमा जी ने मुझे पूछा कि आप कर सकते हो? बोला आप बोल सकते तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले आप कर दो। तो मैंने बांग्लादेश में घुसकर 250 करोड़ रुपए वाटरवेज बना दिया, और आज वो ब्रह्मपुत्रा से मुंगली तक जा सकता है। और अभी हमने वहां एक जोगी धोपा करके आसाम में है, वहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, जहां रोड भी है, रेलवे भी है, वाटरवेज भी है और एयरपोर्ट भी है। कार्स की बात करें, रोड्स की बात करें, पोल्यूशन की बात कैसे नहीं करें? व्हाट इज द सोल्यूशन सर टू दिस काइंड ऑफ हैजार्डस एयर दैट वी आर ब्रीथिंग? मैं आपको बताऊं, मेरे को इन्फेक्शन हुआ फिर, और मैं रहता नहीं दिल्ली। मैं जब अभी आपको बहुत सच बता रहा हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरकर जब दरवाजा खुलता है और मोबाइल फोन चालू होता है, तो मैं पहले निकालता हूं कि मैं वापस कब जाने वाला हूं। रियली इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। 40% एयर पोल्यूशन जो है वो फॉसिल फ्यूल के कारण है, वो दूर हो सकता है। दूसरा, अभी हमने प्री कास्ट टेक्नोलॉजी मैंडेटरी की रोड में, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं। तीसरी बात, रोड के बाजू में जो मिट्टी है, जिसके जिसके रोड है वो अच्छे इक्विपमेंट लगाकर पूरा कचरा उठा ले, मिट्टी उठा ले, और उसको घास लगा दे या कंक्रीट करा दे, तो उसके कारण होगा। तीसरी बात, परली की अच्छी बात हुई, मैं आज आपको न्यूज दे रहा हूं कि आज ही मैंने परली से डांबर बनाया हमने, और नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वो जो पेटेंट लिया उसका, परली से डांबर बनाया, तो उसको 15 लोगों ने खरीदने के लिए ऑफर किया है, और अभी अगले सप्ताह ये कार्यक्रम हो रहा है। अब परली जलेगी नहीं, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। तो परली से डांबर बन रहा है, परली से हवाई ईंधन बन रहा है, अब परली से इथेनॉल बन रहा है। और ये दिल्ली की जो टेकड़ियां है, तो मैंने ये तय किया है कि 27 कंप्लीट होने के पहले लीगेसी वेस्ट जो पड़ी है पूरे देश में, इसको हम देश को इससे मुक्त करेंगे। मैंने ये गाजीपुर के टेकड़ी की कचरे की जो हाइट थी वो 7 मीटर कम कर दी, और अभी तक 80 लाख टन कचरा हमने UR2, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे, अहमदाबाद डोलर, अनेक जगह पर हम कचरा डाल रहे हैं, और कचरा रोड के अंदर जाएगा सेग्रीगेट करके। तो मुझे लगता है कचरे का पर, तो अभी स्पीकर साहब ने भी मुझे कहा कि ये पोल्यूशन पर अब शायद चर्चा होने की संभावना है। तो मैंने कहा हर कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बोलो कि वो इसके लिए क्या करने वाले, आप सबको बुलाओ, और ये महत्वपूर्ण है। मैं इसके महत्व को समझता हूं। अब मैं आपको, एक ने मुझे हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बताया कि दिल्ली में इस प्रकार की स्थिति में रहना है, अपने जीवन को 10 साल से आयु को कम करना, इतना ये डेंजरस है। इसको किसी भी हालत में रिजॉल्व करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे एक बार बुलाया था कि भाई क्या हो सकता है, तो मैंने किताब लिखी है, उनको दी है, मैं आपको दे दूंगा। पर मैं भी बहुत संवेदनशील हूं, पर यह बहुत कठिन और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है, पर इसके तरफ हमको जाना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए, बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मैं जरूर मेरे तरफ से कोशिश करूंगा। पर गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा हाइब्रिड कार्स को पुश होगा। मैं हाइब्रिड कार में आया हूँ, कौन सी? फ्लेक्स इंजन के, अभी आया हूं। उसका पोल्यूशन 0 है, उसका 100% इथेनॉल, और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और उसका पेट्रोल के एवरेज में अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर है। मैं 1.5 साल से 2 साल से यूज कर रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं। नागपुर में भी यही फ्लेक्स इंजन की कार, अब टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, सबका इंजन तैयार है। अब केवल वो हमारे जो कुछ नॉर्म्स है वो डिक्लेयर हो जाएंगे तो आएगी। अभी आपको बताता हूं, मैंने 6 महीने पहले बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो राजीव बजाज जी ने मुझे बताया कि जो मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है उसका पर किलोमीटर खर्चा 2 रुपए 40 पैसे है, और जो CNG पर चलती है उसका खर्चा 1 रुपया है।
तो ये आप बताइए कि सीएनजी, इथेनॉल, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये पैसे बचाने वाली बात है, पोल्यूशन को समाप्त करने वाली बात है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाली बात है, और देश के इकोनॉमी में इतना इंपोर्ट होता है, ये भी हम कम करेंगे। तो ये फ्लेक्स हो। दूसरी बात और एक बताता हूं, लोग मुझे पूछते तुम बोलते हाइड्रोजन पे जाओ, इथेनॉल पे जाओ, इलेक्ट्रिक पे जाओ, ये सब होगा तो क्या होगा? अब मुझे इसका सही उत्तर नहीं मैंने देना चाहिए, पर आप देता हूं। इतनी पटक पटक के हमने मेहनत करने के बाद भी 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये इतना बड़ा इशू है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, सब बैटरियां डेवलप करेंगे, इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी, मेथेनॉल, हाइड्रोजन, अभी सब करेंगे, तो भी ये इंपोर्ट कम करना इट्स अ बिग चैलेंज। और इसलिए मुझे लगता है कि जिसको जिसमें कंफर्टेबल है जाओ, आप सिलेक्ट करो। अभी आसाम पेट्रोलियम 800 टन पर डे मिथेनॉल बनाता है। अब अशोक लेलैंड ने बसेस, मैंने बंगलोर में लॉन्च की थी, कि वो जो बसेस थी वो 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर चली। अब मिथेनॉल 100% मिथेनॉल की बस चल सकती है। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिथेनॉल के ट्रक और बसेस तुम चलाओ, पर ये दिल्ली में चलाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ मिथेनॉल नहीं। तो यहाँ परली से इथेनॉल बनेगा। कहीं अभी 400 प्रोजेक्ट है जो परली से सीएनजी बना रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा, हमारा इंडियन ऑयल का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पानीपत में शुरू हुआ है, जो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएगा, ने हमारे देश का हवाई ईंधन भी बनेगा, और 150 टन बायो बिटुमिन। इंपोर्ट करना पड़ता है बिटुमिन, हवाई ईंधन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारी इकोनॉमी इससे डेवलप होगी। इसको सबको करने दो, जिसको जो चॉइस है वो करने दो, स्काई इज द लिमिट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर, आपने इंपोर्ट की बात करी तो दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन इट सीम्स फॉर द टैरिफ ट्रबल्स आल्सो विद द यूएस। बाय व्हेन कैन वी हैव अ रेजोल्यूशन? देखिए, किसी भी सशक्त इकोनॉमी के लिए स्वदेशी स्वावलंबन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में मैं अक्सर एक बात बता दूं कि देश के लिए, एक मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो मैं कहता था कि ये इंजीनियर जो है ये यहां पढ़ता है, इतना पैसा डॉक्टर पे खर्चा, और जा रहा अमेरिका में, ये जा रहा यूके में, हमारे देश में हम पैसा खर्चा करते गरीब, क्यों जा रहा? अब मेरी सोच बदल गई। मैं बोलता और जाओ, डॉलर में कमाई करो और पैसा इधर भेजो क्योंकि अब देश में देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना, देश के लिए वहां से वो डॉलर लगाना कर यहां लाना, यही तो बड़ी देशभक्ति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सशक्त इकोनॉमी बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाने के लिए अब तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। और इसलिए एक मंत्र मैं अक्सर याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। इसको हमने आत्मसात करना चाहिए। और दूसरी बात, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate leadership or appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो मुझे लगता है ये दोनों फिलॉसफी का उपयोग करके ये क्लैरिटी चाहिए हमको, हमने इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.